आज का हमारा विषय है बायोलॉजी आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपको थोड़ा भी वीडियो को शुरू में देखने से जज मत कीजिए कि इसमें ज्ञान है या नहीं है। देखने के बाद आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट में जो कहना है कर दीजिए। सबसे पहले कम से कम 10 या 15 मिनट देख लीजिए वीडियो को, तब जाके रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि आप लोगों को सही जानकारी दे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। किसी किसी को एक व्यक्ति से समझ नहीं आती है, दूसरे व्यक्ति से भी समझ आती है। सभी का अलग अलग अपना तरीका है समझाने का। शायद हो सकता है कि हमारे समझाने में कोई स्टूडेंट को, कोई व्यक्ति को ना आए, तो कोई बात नहीं, हम और प्रयास करेंगे कि और सरल भाषा में और अच्छे तरीके से समझा। तो चलिए जल्दी समय ना लेते हुए आप लोगों को इस विषय में जानकारी देते हैं। तो मेरा एक सवाल से पहले हम इन इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अगर कल सुबह उठते ही पृथ्वी पर हवा ना रहे, पानी खत्म हो जाए या सभी पेड़ पौधे गायब हो जाए, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बताइए। नहीं, हम बिल्कुल जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जीवन हमारे आसपास की चीजों पर निर्भर करता है। इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर पर्यावरण बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर मौजूद सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं। ये पर्यावरण की अर्थ हो गया कि हमारे चारों ओर मौजूद सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं। तो क्या हम यह कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं एक चीज को छांट के कि पेड़ पौधे और जानवर ही पर्यावरण होते हैं? नहीं, पेड़ पौधे और जानवर के अलावे निर्जीव वस्तुएं मिलकर ही पर्यावरण निर्माण करते हैं। अब हम डिफिनेशन से इनकी परिचय लेते हैं। इनमें इन डिफिनेशन से हम देखते हैं हमारे चारों ओर जो भी हमारे हमारे चारों ओर जो भी जीव यानी कि सजीव लिविंग और अजीव यानी कि निर्जीव नॉन लिविंग वस्तुएं मौजूद है, तथा जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, उन्हें मिलाकर पर्यावरण कहा जाता है। तो जीवित और निर्जीव वस्तुएं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जितने भी जीव हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन उसमें हम पढ़ ही चुके थे कि अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा जीना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन पर निर्जीव और सजीव वस्तुएं प्रभावित करती है। इन्हीं के मिलाकर हम कहते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली एक संतुलित संतुलित प्रणाली है। संतुलित प्रणाली यानी बैलेंस सिस्टम है। यदि इस संतुलन में गड़बड़ी होती है तो इसका प्रभाव सभी जीवों पर, पौधे तथा मनुष्य पर पड़ता है। यानी पृथ्वी पर पर्यावरण के संतुलन होने से ये हम नहीं कह सकते कि मनुष्य पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे जीव जंतु
सभी पर इसका प्रभाव पड़ने वाली है। इसकी मार से, यानी कि प्रकृति की मार से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि हम ही ने नुकसान पहुंचाए हैं, तो भुगतना किसको पड़ेगा? हम ही लोगों को। और यही होता है ना, एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन की पिसाई हो जाती है। तो करते हैं कोई गलती और उसके साथ किसी और की भी झेलनी पड़ सकती है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। तो घटक किसे कहते हैं? यानी कि जितने भी चीज पृथ्वी पर है, सभी घटक है। तो उन घटक को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है जैव घटक, जैविक घटक, और दूसरा है अजैविक घटक। तो जैविक घटक वे सभी घटक जिनमें जीव होता है, वो सभी जैविक घटक कहलाते हैं। यानी कि जिनमें प्राण हो। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए पौधे, पशु, मनुष्य, सूक्ष्मजीव और हवा, ये सभी जैविक घटक हैं। अब हम अजैविक अजैविक घटक देखते हैं। वे सभी घटक जिनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन वे जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि वे सभी घटक जिनमें तो जीवन नहीं होता है, लेकिन सजीव को प्रभावित करता है। यानी कि जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। जैसे कौन कौन प्रभावित करता है? उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान और खनिज। अब हम इसके महत्व को हम समझते हैं। पर्यावरण का महत्व, ये महत्व, ये फॉलो चार्ट और हम देखेंगे अगले चैप्टर में अच्छा से। लेकिन इसमें ये महत्व देख लेते हैं कि पर्यावरण का क्या इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण का महत्व क्या है। जीवों को भोजन प्रदान करता है। पर्यावरण जीवों को भोजन प्रदान करता है। दूसरा है शोषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। तीसरा है पौधों को प्रकाश एवं जल उपलब्ध कराता है। चौथे नंबर पे सभी जीवों के रहने का स्थान प्रदान करती है। और प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। ये पर्यावरण का महत्व हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछी जा सकती है? ये पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की परिभाषा याद करें। भौतिक अभौतिक के उदाहरण अच्छी तरह से लिखे, और इम्पोर्टेंस एंड इंडिपेंडेंस का डायग्राम जरूर बनाए। ये 3 सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछने की आशा है। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इकोसिस्टम यानी परितंत्र। तो परितंत्र को समझने से पहले फिर उसी प्रकार मेरा एक सवाल है कि पिछले पेज में हमने जाना कि पर्यावरण क्या होता है। पिछले पेज में, इससे अभी हम देख रहे हैं, पिछले पेज में हमने जाना कि पर्यावरण क्या होता है और इसके दो मुख्य भाग। जैविक। सबसे पहले हम देखते हैं कि पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र का अर्थ समझते हैं। पारितंत्र
दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पारी, इसका अर्थ होता है चारों ओर, और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। पारितंत्र की हम अर्थ जान गए। दो शब्द से बना है पारी, इसका अर्थ होता है चारों ओर, और तंत्र मतलब होता है व्यवस्था। यानी हमारे आसपास मौजूद जीवित और निर्जीव चीजों की ऐसी व्यवस्था जो एक दूसरे से जुड़कर कार्य करती है, यही पारितंत्र कहलाती है। अब हम चलते हैं डिफिनेशन की ओर। देखिए डिफिनेशन में क्या कर रही है, वह प्राकृतिक तंत्र है, पारितंत्र इकोसिस्टम वह प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तथा ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करते हुए जीवन को बनाए रखते हैं। पारितंत्र क्या करती है, वह प्राकृतिक तंत्र है जिनमें जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तथा ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करते हुए जीवन को बनाए रखते हैं। पारितंत्र के दो मुख्य भाग, पहला है जैविक घटक। पारितंत्र का भी दो मुख्य भाग है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ये जैविक घटक का तीन भाग है। पहला है उत्पादक, जो अपना स्वयं बनाता है, स्वयं भोजन बनाते हैं, ये हो गया उत्पादक। ये हो गया उत्पादक। तो अपना भोजन कौन बनाता है, उदाहरण के लिए देखिए घास, पेड़, छोटे पौधे, ये यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ी है, और शैवाल जो है, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनकी विशेषता देखिए, इनकी विशेषता है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर होता है, और इसी का दूसरा भाग है उपभोक्ता। इसी का दूसरा भाग है उपभोक्ता। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे उपभोक्ता में खरगोश हो गया, गाय, बाघ और मनुष्य। लेकिन उपभोक्ता में भी कैटेगरी, उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। तो शाकाहारी ये जैसे शाकाहारी में खरगोश। सेकेंडरी कंज्यूमर लोमड़ी, यानी कि ये लोमड़ी घास को खाती है खरगोश, और खरगोश को खाती है लोमड़ी, ये सेकेंडरी हो गया। और लोमड़ी को खाती है टाइगर, तो ये हो गया तृतीय कंज्यूमर, यानी कि शीर्ष उपभोक्ता। जैविक घटक का तीन जो भाग है, ये तीसरा भाग डिकम्पोज्ड, यानी अपघटक, मृत पौधे एवं जीवों को सड़ाकर सरल पदार्थों में बदलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कवक, बैक्टीरिया। तो इनका महत्व है पोषक तत्व मिट्टी में वापस भेजना। डिकम्पोज्ड का जो महत्व है, पोषक तत्व को मिट्टी में वापस भेजते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, न्यूट्रिशन साइकिल बनाए रखते हैं। अब हम
बात करते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक देखते हैं, वे घटक हैं जिनमें जीवन। अजैविक घटक ये वे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता, लेकिन जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो जीवों के लिए सूर्य के प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। जल की भी आवश्यकता है, वायु की, मिट्टी की, तापमान और खनिज लवण, ये सभी जीवित चीजों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब हम अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। फूड चेन। तो इनको समझने से पहले हम फिर से एक प्रश्न पूछते हैं। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में सभी पौधे अचानक खत्म हो जाए तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? कौन कौन प्रभावित होंगे? शाकाहारी जीव, फिर मांसाहारी जीव और अंत में मनुष्य। यानी इस पृथ्वी पर हर जीव किसी न किसी जीव से जुड़ा हुआ है। इसी जुड़ाव को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसी जुड़ाव को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब हम समझेंगे कि फूड चेन क्या होती है, कैसे बनती है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो चलिए हम डिफिनेशन से समझते हैं। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, वह क्रम है जिसमें ऊर्जा और भोजन एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचता है। वह परिक्रम है जिसमें ऊर्जा और भोजन एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचता है। इन्हीं को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। मतलब एक के बाद दूसरे में ट्रांसफर होता है ऊर्जा का, इसी को कहते हैं खाद्य चेन। यानी जब हम चैन लगाते हैं तो देखते हैं ना, एक को लगाए फिर उसके बाद दूसरे हो। इसी प्रकार का है भोजन और ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर। यही चेन जो होता है लगातार, इसी को कहते हैं फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। तो प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। प्रत्येक जीव अपने से पहले वाले जीव पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तब देखते हैं फूड चेन हमेशा कहाँ से शुरू होती है। यह बोर्ड परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूड चेन हमेशा कहाँ से शुरू होती है। फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? खाद्य श्रृंखला हमेशा ऊर्जा सूर्य से शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला हमेशा सूर्य से शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला हमेशा जो है सूर्य से शुरू होती है। लेकिन क्या पौधे सूर्य को खाते हैं? नहीं, पौधे सूर्य को नहीं खाते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो यहाँ तो उत्तर दिया है कि कहाँ से शुरू होती है? सूर्य से शुरू होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पादक ग्रहण करती है, क्योंकि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ना खाद्य श्रृंखला का क्रम अब हम देखते हैं। खाद्य श्रृंखला का क्रम, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे कि सूर्य का प्रकाश
ग्रहण करती हैं उत्पादक, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। पौधे पर शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव खा के अपना ऊर्जा ऊर्जा पौधे से ऊर्जा ट्रांसफर शाकाहारी जीव कर लेते हैं खाकर। उसके बाद शाकाहारी जीव को मांसाहारी यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता खा के अपना यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर यहाँ आ जाती है। उसके बाद है तृतीय उपभोक्ता यानी कि शीर्ष उपभोक्ता, इन मांसाहारी। वैसे तो सेकेंडरी ये जो है द्वितीय उपभोक्ता भी मांसाहारी हैं, ये भी मांसाहारी ही है, मांसाहारी ही है। लेकिन सॉरी कहाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी ही है, लेकिन मांसाहारी को खाने वाले जो होते हैं ये तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कि शीर्ष उपभोक्ता। तो मांसाहारी जैसे लोमड़ी है, लोमड़ी को खाने वाले जो होंगे बाघ, ये तृतीय उपभोक्ता होंगे। लेकिन हम आगे ले अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि बाघ तो शाकाहारी जीव को भी खाते हैं मांसाहारी, लेकिन वो है खाद्य जाल की विषय। खाद्य जाल अगले हम टॉपिक में चलेंगे, खाद्य जाल में, तब हम समझेंगे कि एक जीव कई जीवों को खाते हैं, वो खाद्य जाल में हम समझेंगे। ये नहीं कि ये शाकाहारी जीव को ये दोनों नहीं खाते, खाते हैं, लेकिन ये मांसाहारी जीव को खा सकता है कौन? ये टाइगर खा सकते हैं, जरूर खा सकते हैं। अब खाद्य श्रृंखला की हम विशेषता देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की विशेषता, खाद्य श्रृंखला की विशेषता, उसके बाद हम ये इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है उनको हम देखते हैं। फूड चेन की विशेषता, पहली विशेषता है ऊर्जा हमेशा एक दिशा में प्रवाहित होती है। ऊर्जा हमेशा एक दिशा में प्रवाहित है। प्रत्येक जीव अगले जीव के लिए भोजन बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं, और प्रत्येक स्तर को ट्रैफिक लेवल यानी कि पोषण स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी, ऊर्जा की हानि उतनी कम होगी। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी, ऊर्जा की हानि उतनी ही कम होगी। प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। अब देखिए कि उदाहरण हम देखते हैं इनकी कि कैसे। पहला उदाहरण है सबसे इम्पोर्टेंट, सूर्य की रोशनी से घास घास ग्रहण करती है। घास को टिड्डा खाती है, टिड्डा को मेढक, टिड्डा को मेढक खाती है, मेढक को खाती है सांप, और सांप को खाती है गरुड़। यानी कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य स्रोत जो है ऊर्जा का सूर्य है। पोषण की स्तर की दृष्टि से अलग होंगे। तो दूसरा उदाहरण है सूर्य, सूर्य की रोशनी गेहूं ग्रहण करती है, गेहूं को खाती है चूहा, चूहा को खाती है स्नेक यानी सांप, और सांप को खाती है गरुड़। तीसरा उदाहरण है सूर्य को फाइटोफैग
कैक्टस ग्रहण करती है सूर्य की रोशनी को, और उसके बाद ये चली जाती है जिफ्रैक्टन। उसके बाद जुफ लैकवटन से ये ऊर्जा छोटी मछली से बड़ी मछली, और बड़ी मछली से मछली खाने वाले पक्षी, इस प्रकार की आती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अगला हमारा, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो और मिले। इनको हम अगले वीडियो में और कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट से, हमारा पर्यावरण से, इन सभी को एक एक करके हम कवर करके देंगे, कि आपको एग्जाम के लिए सहूलियत हो, टाइम पे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए, धन्यवाद।